हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन देख रहे हैं जिसमें 3 सेक्शन आपने ऑलरेडी कर लिया है। सेक्शन 54, सेक्शन 54B, 54D। चलिए अब तुरंत आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC ये किसको मिलेगा? कहता है NESSC, किसी को भी मिल जाएगा। ट्रांसफर क्या चीज का होना चाहिए? द एसेट ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। कहता है एसेट ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो इट कैन बी रेजिडेंशियल, इट कैन बी कॉमर्शियल। चलिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 54EC में, सेक्शन 54EC में बात करता है कि ट्रांसफर किसका होना चाहिए। कहता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ये तो बोलता नहीं रेजिडेंशियल, जैसे सेक्शन 54 में वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। तो इट कैन बी रेजिडेंशियल, इट कैन बी कॉमर्शियल। ठीक है, कहता है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। गेन आपका लॉन्ग टर्म हो ये जरूरी नहीं है, दिस हैज टू बी लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कब होता है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा? व्हेन पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड है तो गेन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 2 साल होल्ड हुई हो, 20 साल होल्ड हुई हो, वो होती है डेप्रीशिएबल एसेट। तो इस पे कौन सा गेन आ जाता है? इस पे आ जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अरे डेप्रीशिएबल एसेट पे तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही आता है, याद है कि नहीं? पीजीबीपी में पढ़े थे पूरा। अगर WDV ऑफ द ब्लॉक से ज्यादा में बिक गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अरे वो प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी थी, 20 साल पुरानी थी, उससे पुरानी नहीं है। एसेट को अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड किए तो लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन गेन लॉन्ग टर्म आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डेप्रीशिएबल एसेट में तो गेन शॉर्ट टर्म आता है ना, राइट? तो यानी ये वाला जो 54EC है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी मिल जाएगा, ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी मिल जाएगा, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं इस तरीके से कि दिस इज अवेलेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो इसका मतलब है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलता है। नो, it has to be a long term capital asset, and if it is a depreciable asset obviously the gain would be short term only. gain short term होगा, asset long term ही है, right? तो being land और building और both, तो long term कब कहां होना चाहिए? अगर वो रेजिडेंशियल है तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और अगर कॉमर्शियल है तो शॉर्ट टर्म गेन पे भी मिल जाएगा। ये बात है। अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्लिक शॉर्ट टर्म याद भी नहीं कर सकते, ऐसे रट के बैठ गए तो तब गड़बड़ हो जाएगा कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो भी आप घटा दोगे, तो वहां नहीं कर सकता है। तो ये वाली एक्सप्लेनेशन पूरी रख लीजिए अपने पास। चलिए, आपको इन्वेस्ट कहां करना है, गेन कहां से होगा वो तो पता चल गया, लैंड एंड बिल्डिंग से गेन आना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट कहां होना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर द कैपिटल गेन मस्ट बी इन्वेस्टेड इन एनी बॉन्ड स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिडीमेबल आफ्टर 5 years। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड बॉन्ड में जो 5 साल के बाद रिडीम होगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना है। और वो 4 बॉन्ड हैं, नाहाई, REC, PFC, IRFC। आप चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, नाहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। PFC इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको रटना है ये चारों, ठीक है? इन चारों जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन 4 कंपनियों के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 4 कंपनियों के बॉन्ड भी कैसे आते हैं?
इनके बॉन्ड आते हैं 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के। 5 साल या उससे लंबी अवधि का बॉन्ड ही लेना है आपको। अगर 5 साल से छोटा वाला बॉन्ड लोगे तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो इन कंपनीज के 5 साल से ज्यादा पीरियड के रिडीम होने वाले बॉन्ड को ही आपको लेना है। ध्यान दीजिएगा, 5 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। अगर इन केस आप बीच में कहीं इसे गिरवी रख के मॉर्गेज करके लोन वगैरह उठा लिए तो इसके कंसिक्वेंसेस गड़बड़ हो जाएंगे, कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन वगैरह सब विड्रॉ हो जाएगी जो आपको मिली थी। तो कंसिक्वेंसेस तो वैसे भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट कर देना है इन बॉन्ड में। अब आपको लगेगा कि सर यहां पे 6 महीने का ही समय क्यों मिल रहा है, ट्रांसफर से मात्र 6 महीने का समय, ये तो बड़ा कम है ना। बाकी जगह लैंड एंड बिल्डिंग ये हमको बहुत समय दे रहा था। जब हम 54 में मकान बेचे थे तो हमको खरीदने के लिए 2 साल, बनवाने के लिए तो 3 साल तक दे दिया था। एग्रीकल्चर लैंड में भी 2 साल का समय मिल रहा था 54B में। फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ माई फैक्ट्री हुई थी तो उसमें भी 3 साल का समय मिल रहा था। तो यहाँ 6 महीना क्यों? ध्यान दीजिए, मुझे 1 करोड़ का मकान खरीदना है, मेरी जेब में 1.5 करोड़ रुपया है, आज ही खरीद सकते हैं, तुरंत खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि जब इंसान मकान खरीदता है ना तो बहुत सोचता है कहाँ होना चाहिए मेरा मकान, जगह अच्छी है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है, पंडित जी को भी वो दिखवाता है कि भाई सही है कि नहीं, हमें सूट करेगा कि नहीं, वास्तु भी चेक कराता है उसका। इंसान ऐसे ही नहीं खरीद लेता अपना मकान। अगल बगल की लोकेलिटी कैसी है, अगल बगल के लोग कैसे हैं, इतना कुछ सोचता है मकान खरीदने से पहले। अगल बगल के लोग तक कैसे हैं ये भी देखता है। यहां से मेरे बच्चे की स्कूल नजदीक है कि नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है वो भी ठीक ठाक दूरी पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है जेब में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, मकान बस देखा पसंद आ गया तो ले लिया। अरे बहुत कुछ सोचता है। लेकिन अगर मुझे बॉन्ड खरीदना है तो इसमें भी बहुत कुछ सोचना है। अरे बॉन्ड का कलर कैसा होगा, सर्टिफिकेट वो लोग लेमिनेट करा के देते हैं, बिना लेमिनेशन के दे देते हैं, व्हाट द फन। ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट द फन बोला है हमने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको बॉन्ड ही लेना है तो इसमें सोचने की क्या बात है, 6 महीने का समय मिल रहा है वो वैसे ही बहुत है, राइट। तो यहां पे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने ट्रांसफर किया 15/3/24 को, ठीक है। तो अब मुझे रिटर्न कब तक जमा करना है, ये तो प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है। रिटर्न जमा करने की तारीख आ जाएगी कब तक, 31 जुलाई 2024। तो भैया मुझे तो लगभग 4.5 महीना मिला, ये ट्रांसफर से लेके यहाँ तक का पीरियड जो है वो 4.5 मंथ है मोटा मोटी। तो अभी इन्वेस्ट करने के लिए 6 महीना मिलता है, तो अभी 1.5 महीना बचा है, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डाल दें? नहीं, गवर्नमेंट कह रही है अभी स्कीम में डालोगे फिर निकाल के फिर क्या खरीदोगे। अरे जब तुमको मालूम ही है कि यही खरीदना है तो खरीदो ना। देखिए मकान के लिए ऐसा हो सकता है हम स्कीम में डालते हैं कि भाई सोच समझ के खरीदेंगे। अरे इसमें क्या सोचोगे, खरीदना है तुमको, ये बॉन्ड ये मालूम है, तो फिर अब सोचोगे क्या इसमें, यही ना बॉन्ड खरीदना है तो खरीदो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ कैपिटल गेन स्कीम नहीं, अकाउंट नहीं होता, 6 महीने का समय मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको समय 6 महीने से कम ही मिला क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एक मैक्सिमम लिमिट है, 50 लाख रुपए से ज्यादा का एग्जेम्पशन यहाँ नहीं मिल पाएगा। द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 लाख। जितना पैसा लगाए या मैक्सिमम 50 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप, अच्छा इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप 5 करोड़ कर दीजिए, एग्जेम्पशन 50 लाख रुपए मिलेगी। अच्छा क्या सब में 50-50 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? नहीं, चारों की मिला के एग्रीगेट लिमिट है 50 लाख। बात समझ में आ रही है? Whether such investment is made in the same financial year or in the next financial year, or partly in the same financial year or partly in the next financial year, ये वेदर वाली जो बात है ये एक्चुअली एक कोर्ट केस की वजह से लाना पड़ा। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। एक इंसान ने ट्रांसफर किया था लैंड 15/3/24 को, ठीक है। उसने क्या किया, नहाई का बॉन्ड खरीद लिया, NHAI नहाई का बॉन्ड खरीद लिया, और इस पे उसको कैपिटल गेन हुआ था 80 लाख रुपीस का, ठीक है। और उसने नहाई का बॉन्ड खरीद लिया था 20/3/24 को और 20/4/24 को, ठीक है। नहाई का बॉन्ड खरीदा 20/3/24 को और फिर खरीदा 20/4/24 को।
जब ये 20/3/24 को खरीदा तो वो बोलता है कि प्रीवियस ईयर 23/24 में हमने खरीदा है, ठीक है, और ये खरीदा है मैंने प्रीवियस ईयर 24/25 में, ठीक है। 40 लाख रुपए के बॉन्ड उसने खरीदे थे, 40 लाख रुपए का बॉन्ड यहां खरीदा था, 40 लाख रुपए का बॉन्ड यहां खरीदा था, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई 50 लाख, इनकम टैक्स में तो जो भी लिमिट होती है वो ईयर की होती है, एक पर्टिकुलर ईयर की ना होती है, ये बात पहले नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, तो 50 लाख उसने कहा कि बाई डिफॉल्ट इनकम टैक्स तो एक ईयर के लिए कोई भी चीज बताता है ना, तो 23/24 में 40 लाख रुपए के 50 लाख तक की लिमिट है मेरी एग्जेम्पशन की, 40 लाख रुपए मुझे 23/24 के इन्वेस्टमेंट का मिलेगा और 40 लाख रुपए मुझे 24/25 के इन्वेस्टमेंट का मिलेगा, तो इस 80 लाख रुपए के कैपिटल गेन में से मैं 80 लाख रुपए घटा सकता हूं। आप छोड़ दीजिए, लॉजिकल नहीं था, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है सर, तो लॉजिक नहीं है तभी तो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला है कि ये सब नौटंकी मत करो, केस तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। आप कोर्ट में केस कर दीजिए मुझे कुत्ते ने काट लिया, अरे तो आप केस करने को तो कुछ भी कर सकते हो ना, जज साहब कहेंगे क्या सड़क छाप कुत्ता है वो काट लिया, तो तुमको कंपनसेशन थोड़ी ना दिलवाएंगे कुत्ते से, ठीक है, वो तो जज साहब बताएंगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही फैसला आया कि भाई 40 लाख रुपया तुम्हारा इस साल का और इस साल का ऐसा नहीं होगा, एक कैपिटल गेन जो हुआ है उससे जो एग्जेम्पशन टोटल मिलेगी वो 50 लाख रुपए की मिलेगी, एक कैपिटल गेन है ना तुम्हारा, यू हैव गॉट वन कैपिटल गेन इन अ ईयर, ठीक है, दैट इज 80 लाख रुपीज। अब इस 80 लाख से हम आपको 50 लाख तक की एग्जेम्पशन देंगे, चाहे आप करंट ईयर में की हो चाहे नेक्स्ट ईयर में की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट का तो समय रिटर्न तक था ही, तो थोड़ा सा अभी कर लिया था, थोड़ा सा अगले साल में कर दिया था, तो इसीलिए यहां पे ये लाया गया कि आप चाहे सेम ईयर में करो, अगले फाइनेंशियल ईयर में करो, सब मिला के आपको टोटल एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो 50 लाख मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, राइट। चलिए आइए अब अगला देखते हैं, सेक्शन 54EE, ये किसको मिलेगा, NESSC, ये किसी को भी मिल जाएगा। द एसेट ट्रांसफर शुड बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, किसी भी एसएससी को मिल जाएगा और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिल जाएगा। पता है इस सेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, यूनिवर्सल, ऐसे मुझे याद रहता है यूनिवर्सल बोलने से, यूनिवर्सल मतलब हम बोलते हैं किसी को भी मिल जाएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से मिल जाएगा, क्योंकि सब में रिस्ट्रिक्शन थी ना, इस एसेट का ही मिलेगा, इस एसेट का ही मिलेगा, और इसी एसएससी को कभी कभी था कि सिर्फ इंडिविजुअल एचओ को मिलेगा, सिंस ये किसी भी एसएससी को मिलेगा, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट से मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल बोलता हूं। अब बात आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म से ही मिलता है, शॉर्ट टर्म से, शॉर्ट टर्म तो बेसिकली बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, शॉर्ट टर्म तो बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप कहोगे सर 54 ईसी में हमने देखा था कि वहां पे शॉर्ट टर्म था, ठीक है बेटा, वो शॉर्ट टर्म गेन हो गया था, ठीक है, एसेट लॉन्ग टर्म ही थी, उसकी होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा ही थी, ठीक है। तो चलिए देखिए, द एसेट ट्रांसफर शुड बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इट कैन बी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। द कैपिटल गेन मस्ट बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड फंड, दैट इज द फंड फाइनेंसिंग स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है, आपको पैसा कहां पे लगाना है, आपको पैसा लगाना है, आपको इन्वेस्ट करना है स्पेसिफाइड फंड में, ठीक है। ये फंड कौन से होते हैं, जो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, जो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, ठीक है। तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे बेसिकली एंजल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, बहुत सारी वीसीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। आप उनके फंड में पैसा लगा सकते हो जो पैसा फर्दर स्टार्टअप में लग रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखिए जब मकान खरीदना है ना, घर खरीदना है, ये सब के लिए समय दिया जा रहा है, और जब फिक्स ही है भाई कि आपको पैसा बॉन्ड में लगाना है, स्टार्टअप इंडिया के प्रोजेक्ट्स में जो लोग पैसा लगाते हैं, जो फंड पैसा लगाता है, उस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसमें समय ज़्यादा देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेना है। यूनिट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, और 3 साल तक आपको बेचना नहीं है वो, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इस स्पेसिफाइड वर्ड में, और ये इन्वेस्टमेंट 3 साल तक आपकी मेंटेन होनी चाहिए, 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, ठीक है। अब एक बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने एक मकान बेचा है,
हमने एक मकान बेचा है, रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, हमें एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ मिल सकती है? हमने रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया है। अभी तक आपने जितने सेक्शन पढ़े हैं वो मैं आपको बता दूं, 54 पढ़ा है, 54B पढ़ा है, 54D पढ़ा है, 54 EC पढ़ा है और 54F पढ़ा है। आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, जल्दी बताइए एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ ले सकते हो? आप सेक्शन 54 में ले सकते हो, 54 EC में ले सकते हो, 54F में भी ले सकते हो। अब आप कहोगे कि हम ले कहां? आप तीनों में ले लो ना। आप एक मकान, मान लीजिए आपका कैपिटल गेन हुआ है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके आपका कैपिटल गेन हुआ है, मान लेते हैं 5 करोड़ रुपया, ठीक है। आपने 3 करोड़ का एक मकान खरीदा है, यहां एग्जेम्पशन मिल जाएगी 3 करोड़। 54 EC 50 लाख रुपए का आपने नहाई का बॉन्ड खरीद लिया, ये भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको उसी में से। और 54F में आपने क्या करना था? आपको स्पेसिफाइड फंड में पैसा लगाना था, आपने उस स्पेसिफाइड फंड में पैसा लगा दिया है, 50 लाख की लिमिट यहां भी थी, 50 लाख रुपए यहां लगा दिया, आपको 4 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक कैपिटल गेन से एक ही एग्जेम्पशन मिलेगी, आप जहां जहां एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो क्लेम करो ना। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हम तीनों की तीनों एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 54 EC डबल ई था ये, सॉरी गलती से लिख दिया 54 डबल ई, राइट। अच्छा, 50 लाख की लिमिट यहां भी है, 50 लाख की लिमिट यहां भी है, ये दोनों अलग अलग लिमिट है। आप 50 लाख रुपए यहां भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 50 लाख रुपए यहां भी ले सकते हैं, इसमें गड़बड़ ना कीजिएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 54F, अभी तक क्या हो रहा था? जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते थे उतनी एग्जेम्पशन मिलती थी। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सेक्शन 54F में प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलती है, जितना इन्वेस्ट उतनी एग्जेम्पशन नहीं है, जितना इन्वेस्ट करोगे उससे थोड़ी कम एग्जेम्पशन आएगी। पूरी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको अभी तक पूरा 100% एग्जेम्पशन चाहिए, तो जितना कैपिटल गेन है उतना इन्वेस्ट कर दीजिए, जितना कैपिटल गेन है उतना इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 100% एग्जेम्पशन मिल जाती थी। अब क्या होगा? आपको अगर 100% एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो 54F में तो पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे, तब जाके पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। अभी तक क्या हो रहा था? सेल कंसिडरेशन थी आपकी 5 करोड़, सेल कंसिडरेशन थी आपकी 5 करोड़, ठीक है। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाए 2 करोड़, 3 करोड़ आ गया आपका कैपिटल गेन, ठीक है। हमको ये 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कराना है, ठीक है। तो सभी सेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी? इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको? अब 3 करोड़ करिए, आपको 3 करोड़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन 54F में आपको इन्वेस्टमेंट पता है कितनी करनी पड़ेगी? अगर 3 करोड़ का पूरा एग्जेम्पशन चाहिए तो हमें 5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेल कंसिडरेशन। मतलब जितना आप करेंगे प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी। आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? आपको एग्जेम्पशन मिलती है LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। अच्छा, नेट सेल कंसिडरेशन यहां पे वर्ड आ रहा है, एक बार याद होगा हमने आपको नेट सेल कंसिडरेशन बताया था, सेल माइनस एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर को कहा जाता है नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा अब यहाँ पे LTCG, मान लीजिए हमने 4 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 4 करोड़ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो LTCG कितना है? 3 करोड़ इंटू इन्वेस्ट कितना किए हैं? 4 करोड़ अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, ठीक है। तो 4 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़, 2.4 आ जाएगा। 2.4 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलेगी। इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी 4 करोड़, तो एग्जेम्पशन मिलेगी आपको 2.4 करोड़, ठीक है। अब आपको दिखाएं, अगर आप 5 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर देते तो, अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? 5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो LTCG 3 करोड़ इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड 5 करोड़ अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, 3 करोड़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कराने के लिए ना पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे 54F में। तो LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। दूसरी चीज, मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड टू बी कंसिडर्ड 10 करोड़। अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो 10 करोड़ ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, मतलब ऊपर अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ ही मैक्सिमम लिखा जाएगा। ये जो न्यूमरेटर है यहां 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, ये वाला अमाउंट, दिस इज मैक्सिमम 10 करोड़। एक सेकंड रुको, क्या चीज 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता आपको बता दी, ये मैक्सिमम 10 करोड़ होगा।
द एसेट ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस। द एसेट ट्रांसफर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकती है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं हो सकता। अब आप ध्यान दीजिए, सेक्शन 54 में था रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, यहां पे अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप ज्वेलरी बेच के कौन कौन सा सेक्शन ले सकते हो? ज्वेलरी बेच के 54F मिल जाएगा, ज्वेलरी बेच के हमें 54EE मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ज्वेलरी बेच के 54EE मिल जाएगा, 54F मिल जाएगा। ये नहीं मिल पाएगा, 54EC नहीं मिल पाएगा, यहां लैंड एंड बिल्डिंग ही है। ठीक है, कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के आप 54F ले सकते हो। हाँ, अच्छा जल्दी बताओ, कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के क्या क्या ले सकते हैं? कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी 54 नहीं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54B नहीं, एग्रीकल्चर लैंड के लिए 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। मान लो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं है, कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है, नॉट इंडस्ट्री, फैक्ट्री नहीं है आपकी। ठीक है, 54D भी नहीं मिलेगा। 54EC यस मिल जाएगा, 54EC मिल जाएगा। 54EE कोई भी लॉन्ग टर्म से मिल सकता है, मिल जाएगा। ठीक है, 54F हाँ मिल जाएगा, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, ये भी मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी नॉट इंडस्ट्री, तो ये 3 सेक्शन मिल जाएगा। सब भी लिखते जाइए, आप लिखते जाइए रिवीजन में। अभी तो जल्दी जल्दी हो सकता है आप ना सोच पा रहे हो, पॉसिबल है। आप ज्यादा मत परेशान होइएगा कि अरे हम तो सर की तरह जल्दी जल्दी नहीं सोच पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में अभी पूरा हो सकता है रिटेन ना हुआ हो। ठीक है, यू विल हैव टू इवन रिवाइज इट, यू विल हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। एक एक सेक्शन बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होगा, तभी आप एग्जाम में भी एग्जामिनेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट? अच्छा, 54F में पार्शियल एग्जेम्पशन मिलती है। राइट, इन दोनों में फुल एग्जेम्पशन मिलती है, जितना इन्वेस्ट किया हो पूरा। राइट, तो आपको पहले एग्जेम्पशन कौन सी क्लेम करनी चाहिए? पहले ये वाली क्लेम करिएगा, ये फिर 54F। अगर आपको कभी भी 2 सेक्शन में एग्जेम्पशन मिल रही है तो पहले आप 54F को मत लीजिएगा। अगर 54F प्लस कोई भी और सेक्शन मिल रहा है, मतलब एग्जेम्पशन अवेलेबल है, ठीक है, एनी सेक्शन प्लस 54F 2 सेक्शन में मिल रहा है आपको, कोई भी और सेक्शन और 54F में, पहले कौन सा क्लेम करोगे? कोई दूसरा सेक्शन क्लेम करो पहले, क्योंकि वहां पे जितना इन्वेस्ट कियोगे ना पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, और 54F में थोड़ा कम एग्जेम्पशन मिलेगा। 54F में थोड़ा कम एग्जेम्पशन मिलेगी। राइट, the asset transferred should be long term capital asset not being residential house. Within a period of 1 year before or 2 years after the date of transfer, one residential house situated in India should be purchased or constructed within a period of 3 years from the date of transfer. बस सिंपल सी बात है। एकदम बिल्कुल एग्जेम्पशन सेक्शन 54 जैसी है। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलता था रेजिडेंशियल मकान बेच के रेजिडेंशियल मकान खरीदने का, यहाँ पे रेजिडेंशियल मकान के अलावा कोई चीज बेच के रेजिडेंशियल मकान खरीदने का है। ठीक है, जैसे आपके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, आप वो बेच के अपना मकान खरीद रहे हैं, तो सरकार कहती है 1 साल पहले बेचने के खरीद लो, 2 साल बाद तक खरीद लो, या 3 साल बाद तक बनवा लो। एकदम सिमिलर एग्जाम्पशन यहाँ पे की गई है। वहां पे हालांकि 2 प्रॉपर्टी का भी मिलता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशन नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशन मिलेगी। द एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे आपने ज्वेलरी बेच के ना कैपिटल गेन पाया है, ये बेनिफिट उसी को मिल रहा है जिसके पास एक मकान से ज्यादा पहले से नहीं है। ठीक है, ऐसे समझिए, ये भी क्या सिचुएशन है मैं आपको समझाऊं। एक्चुअली कभी कभी कुछ सेक्शन में ना जो प्रोविजंस हैं वो किसी चीज को टारगेट करके है, लेकिन सिचुएशन हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि उसी सिचुएशन की वजह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ और टारगेट कर रखा है। गवर्नमेंट की क्या टारगेट कर रखा है कि मिस्टर एक्स के पास एक मकान है, ठीक है, अब उसके 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, तो मिस्टर एक्स के पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, वो उठा के उसको बेच रहा है ताकि एक मकान खरीद ले, ताकि दोनों बेटों को दे दे। अब आप कहेंगे मिस्टर एक्स के पास 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो भगवान ठेका नहीं ले रखी है, 10-10 बेटे क्या करने किए थे? गवर्नमेंट भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो हम दो हमारे 2 करो। ठीक है ठीक है, टेक इट ऑन द लाइटर नोट। तो गवर्नमेंट इतना ही सोच भी रही है, इससे ज्यादा के लिए नहीं सोच रही है, बस आप ऐसे समझ लीजिए। ये सिचुएशन पूरी की पूरी उसी पे है कि अगर आपके पास एक से अधिक मकान है पहले से, तो हम आपको ये एग्जेम्पशन नहीं देंगे। आपने मकान के अलावा कोई भी चीज बेची,
क्यों बेची? क्योंकि आपके पास एक मकान था, एक मकान और चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि आपके दो बेटे हैं, दोनों बेटों को अलग अलग मकान चाहिए। अच्छा, क्या जरूरी है यही सिचुएशन होगी तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट अब ये थोड़ी ना बोल रही है कि आपके दो बेटे हैं, फलना है ढमका है, ये कंडीशन थोड़ी ना है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि मकान के अलावा कोई चीज बेचना है आपके पास और आपको रेजिडेंशियल मकान खरीदना है, लेकिन जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है उस दिन आपके पास एक से अधिक मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। द एसएससी शुड नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर परचेज और शुड नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर कंस्ट्रक्ट एनी रेजिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू हाउस। अच्छा, आने वाले 2 साल तक आप कोई और मकान, तीसरा मकान खरीद मत लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, आपने ज्वेलरी किस दिन बेची? सिर्फ ज्वेलरी पे नहीं है, ये कोई भी चीज है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। पहली बात तो ये, ठीक है। आपने, लेकिन मैं ज्वेलरी ही बोल रहा हूं, आपने ज्वेलरी बेची, जिस दिन बेची उस दिन आपके पास एक मकान था, आपने बेच के एक मकान और खरीद लिया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 मकान हो चुके हैं। आने वाले 2 साल तक अब आप कोई और मकान नहीं खरीदेंगे। आने वाले 3 साल तक आप कोई और मकान कंस्ट्रक्ट नहीं कराएंगे, नहीं तो हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे। सरकार उन्हीं को ये बेनिफिट दे रही थी बेसिकली, जिसके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी थी, तभी तो कोई एसेट बेचा है ताकि एक मकान खरीदे, क्योंकि बेटों में युद्ध हो गया है, वो अलग अलग रहना चाहते हैं। इसी सिचुएशन के लिए तो ये सब किया गया था। अब तुम्हारे पास और पैसा है, तुम और मकान भी खरीद लोगे, तो फिर गवर्नमेंट ये बेनिफिट तुमको बेकार ही दे दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले 2 साल तक कोई और मकान खरीदना नहीं है, 3 साल तक और कोई मकान बनवाना नहीं है, उसी के लिए बेनिफिट है। और बेनिफिट कितना है? प्रोपोर्शनेट बेनिफिट है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेनिफिट है। और मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ ही माना जाएगा, ठीक है। आपने अगर 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो भी 10 करोड़ रुपए ही माना जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड। मैं आपको एक कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करा दूं। सेल कंसिडरेशन 20 करोड़, ये सेल कंसिडरेशन ज्वेलरी की है, ठीक है, 20 करोड़ रुपए है। लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका 9 करोड़, 11 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ठीक है। इन्वेस्ट हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए की हाउस प्रॉपर्टी ली गई है, ठीक है। अब यहां इसका एग्जेम्पशन हम कहां ले सकते हैं? देखिए, ज्वेलरी बेच के हमको एग्जेम्पशन कहां मिल सकती है? एक तो इसकी मिल कहां कहां सकती है? सेक्शन 54 डबल ई में मिल जाएगी मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेसिफाइड फंड में पैसा लगाना था, वो तो हुआ नहीं है। डबल ई में तो अब नहीं हो पाएगा। 54F में मिल जाएगा, हाँ, कोई मकान खरीद लेंगे तो मिल जाएगा, 54F में मिलेगा। क्या होता है फॉर्मूला एग्जेम्पशन का? LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। LTCG कितना है? 11 करोड़। अमाउंट इन्वेस्टेड 15 करोड़ है, लेकिन लिया जाएगा 10 करोड़ ही, मैक्सिमम 10 करोड़ ही माना जाता है। अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 20 करोड़। अब ये देखिए, नेट सेल कंसिडरेशन 20 करोड़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर नहीं था। अगर एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर होता तो घटा के लेते। सेल कंसिडरेशन नहीं लिया जाता डिनोमिनेटर में, नेट सेल कंसिडरेशन लिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 करोड़। आपको आधी एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन की, 5.5 करोड़ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 54G। सेक्शन 54G, अब आपके पास जितने सेक्शन है वो थियोरेटिकल सेक्शन है, नॉट प्रैक्टिकल। आपको सिर्फ याद कर लेना है थियोरेटिकली, यू डोंट हैव टू। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, MCQ बेस्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 1 वर्ड आंसर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बहुत थियोरेटिकली 3 सेक्शन करेंगे, GA और GB। क्या है सेक्शन 54G? एनी एसएससी बीइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है सिचुएटेड इन अर्बन एरिया और आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, रूरल एरिया में, मतलब आप अर्बन से, शहर से गांव में जा रहे हो। देखिए, सरकार चाहती है ना कि आपके पास अगर फैक्ट्री वैक्ट्री शहर में लगा रखे हो ना तो उसको गांव में ले जाओ। ऐसे ही शहर में इतना पॉल्यूशन है, इतनी गाड़ियां चलती हैं,
ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं है, चलने के लिए जगह नहीं है, वहां तुम फैक्ट्री लगा दी हो, तो सरकार कहती है अगर तुम्हारे पास शहर में फैक्ट्री ना, तुम गांव में फैक्ट्री लगाओ। तो अब शहर की फैक्ट्री को अगर हम गांव में लगाएंगे तो अब हमको शहर में अपनी लैंड बिल्डिंग सब बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा भी पॉसिबल है कि लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कुछ बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो भी बेचनी पड़े, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती है ना जो जमीन में कसी हुई है, दीवालों में कसी हुई है। ठीक है, तो अब वो सब उखाड़ उखाड़ के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको ले जाए जा तो पाएंगे नहीं गांव में, तो वो फिर से वहां पे नई खरीदनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपनी फैक्ट्री को शहर से गांव में शिफ्ट कर रहे हो और इसकी वजह से आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये सब बेचा और शहर में जाके गांव में जाके ये सब खरीदा, तो हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, मशीनरी प्लांट बिल्डिंग, मशीनरी प्लांट बिल्डिंग और लैंड, देखिए यही चार चीज की बात कर रहा है। एक बात बताइए, अगर हम अपनी फैक्ट्री शहर से गांव में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या फर्नीचर भी बेच के खरीदने की जरूरत है? नहीं। गवर्नमेंट समझ रही है क्या ऐसी चीज है जो बेचने की मजबूरी होगी। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग तो बेचना ही पड़ेगा, जमीन को उठा के फैक्ट्री को उठा के तो ले नहीं जाएंगे सीधे। ठीक है, तो वो बेचना पड़ेगा। और मशीन में कुछ मशीन प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती है जो बेचनी पड़ेगी। तो अब डिस्प्यूट ना हो, अब कोर्ट कचहरी में बार बार केस ना हो, ये सब प्रूव ना करना पड़े, इसलिए सारी मशीन के लिए हो गया। भाई वो मजबूरी है कि नहीं है, अब सीधे गवर्नमेंट ने कहा चार चीज तुम बेचो, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, हम आपको इसकी एग्जेम्पशन दे देंगे, आप अगर गांव में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हो फैक्ट्री में। तो यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन अर्बन एरिया शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। द शिफ्टिंग शुड बी ड्यू टू शिफ्टिंग टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया। इट हैज टू बी शिफ्टिंग फ्रॉम एनी एरिया टू एनी एरिया अदर देन द अर्बन एरिया। दैट मीन्स यू हैव टू गो टू रूरल एरिया। ठीक है, कब तक जाना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, एक साल पहले ही। अच्छा, अब देखिए कोई भी इंसान जो खुद से शिफ्टिंग कर रहा है अपनी, आगे गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर ली तब तो हमको पता ही नहीं चला भाई, अब तो हम उसके बाद ही जाके दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन अगर हमको खुद ही मालूम है कि हमको गांव से शहर से गांव में जाना है तो हम पहले गांव में फैक्ट्री बसा लेंगे ना अपनी, पहले फैक्ट्री वहां रेडी कर लेंगे, तब ना शहर वाली फैक्ट्री बंद करेंगे कि पहले शहर वाली फैक्ट्री बंद कर दी है, कुछ दिन के लिए बेरोजगार हो गए, अब गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। तो सरकार कह रही है 1 साल पहले तक अगर आपने फैक्ट्री लगाई या 3 साल बाद तक लगाई और आपने खरीदा क्या, वही सारी चीज, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग लैंड। ठीक है, तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आया? मान लीजिए एक शहर में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सबको बेच के कैपिटल गेन हुआ हमको 4 करोड़ रुपए का, तो आप 1 साल पहले तक या 3 साल बाद तक जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में, गांव में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन 4 चीजों में मिला के जितनी इन्वेस्टमेंट की है अप टू 4 करोड़ रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर इन चारों चीजों की इन्वेस्टमेंट मिला के 6 करोड़ था तो 4 करोड़ का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन भी 4 ही करोड़ था, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं हमको। और अगर इन चारों चीजों में आपकी इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ हुई है तो 3 करोड़ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेक्शन 54G जैसा ही है GA, ये क्या है? शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू SCZ, शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू SCZ, शहर से गांव, और ये है शहर से SCZ। SCZ क्या होता है? SCZ होता है जंगल, एकदम। गांव तो फिर भी गांव है भाई, कुछ तो है वहां। SCZ तो सरकार उसको वो कहती है जहां पे पहले से कुछ नहीं था, एकदम जंगल था। ठीक है, इनमें जंगल भी नहीं कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि जंगल भी वो जगह है जहां पे कम से कम कुछ पेड़ वेड़ तो हैं। वो ऐसी लैंड होती है SCZ, गवर्नमेंट जब किसी को कहती है ना, तो वो ऐसी लैंड होती है जहां कुछ नहीं होता, खेती हो नहीं सकती, मतलब घास नहीं उगेगा, पेड़ क्या उगेगा पूरा। ठीक है, और किसी काम की नहीं है, वहां कोई शहर नहीं बसा हुआ है, तो गवर्नमेंट ऐसी अनयूटिलाइज्ड लैंड को कहती है कि दिस इज SCZ। राइट, अब जब जैसे ही गवर्नमेंट कहती है उसको SCZ, तो बहुत सारे लोग वहां बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। राइट, तो गवर्नमेंट यही चाहती है, मोटिवेट कर रही है, शहर से उठ के आप SCZ में आइए और तो आपका कैपिटल गेन भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन बात ये आती है कि जब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा ही हुआ था अदर देन अर्बन एरिया, तो अदर देन अर्बन एरिया में SCZ तो आ ही गया, तो फिर ये अलग से सेक्शन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ अदर देन अर्बन एरिया लिखा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया ही लिखा था, अदर देन अर्बन एरिया लिखा था।
तो भाई फिर तो यहीं पे कवर हो जाना चाहिए। तो वहां कवर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सरकार आजकल बहुत चालाक हो गई है। पहले क्या करती थी कि रिमोट एरिया को बोलती थी SEZ है, तो अब लोगों ने पकड़ लिया कि गवर्नमेंट अगर किसी भी जमीन को SEZ बोल रही है ना, तो वो जंगल से भी बदतर है एकदम। वहां बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब कोई भी बिजनेसमैन ना SEZ सुनते ही घबरा जाता है, कहता है वहां तो नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि समझ गया है कि गवर्नमेंट SEZ किसको बना रही है, घोर जंगल को बना रही है। तो आजकल गवर्नमेंट एक नई चालाकी शुरू की है। जैसे मान लीजिए ये एक शहर है, ये एक टाउन है, ठीक है, अर्बन एरिया है ये, ठीक है, और ये रहा एक जंगल, ठीक है। गवर्नमेंट इसको SEZ बनाना चाहती है। अब अगर इसी के नाम से बुला लेगी, कहेगी ये SEZ, तो सब समझ जाएंगे ये तो जंगल में नौटंकी हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो अर्बन एरिया है ये वाराणसी है। क्या वाराणसी, बनारस को सब कोई जानता है भाई, मोदी जी यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, सब कोई जानता है इसको, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कहे कि बनारस में हम आपको ये सब बेनिफिट दे रहे हैं, तो लोग फैक्ट्री लगाना चाहेंगे? हाँ कहेंगे, वो तो बड़ा शहर भी है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, धीरे से इसका सरकमफेरेंस बढ़ा देगी, कहेगी ये हो गया बनारस, ऐसे करके बड़ा कर देगी बनारस को। अरे कुछ नहीं करना है, नगर निगम में जाके म्यूनिसिपैलिटी में उसकी आउटर लिमिट बढ़ा देनी है, इतना बनारस है। अब ये जो जंगल था ये बनारस के अंदर आ गया, और अब सरकार चिल्ला के क्या बोलेगी, कहेगी बनारस में वाराणसी, वाराणसी का ही पुराना नाम है बनारस, आज भी लोग बनारस नाम से बोलते हैं, इसलिए निकल जा रहा है बार बार। मैं वाराणसी से हूं, ये तो पता है ना सबको। हाँ, तो इस SEZ वाले को वाराणसी के सरकमफेरेंस में ले आएंगे सब, और अब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे वाराणसी में हमने SEZ बनाया है, तो अब सब चले आएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे राइट, क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं ना है, वो तो वाराणसी के नाम पे चले आएंगे। तो आजकल सरकार ये गेम खेल रही है, तो इसीलिए इसके लिए अलग से प्रोविजन बनाना पड़ा, क्योंकि अदर देन अर्बन तो है ही नहीं, वो SEZ खुद ही अर्बन में है, तो इससे कवर हो नहीं पाता सरकार तो शहर को ही, मतलब पहले तो जंगल को शहर बना रही है, और शहर में फिर SEZ बोल रही है ना, तो अदर देन अर्बन में कवर होता नहीं, इसलिए एक नया सेक्शन बनाना पड़ा। ट्रांसफर शुड बी फ्रॉम टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बाकी प्रोविजन वही है। प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के नई SEZ में जाके यही 4 चीज खरीदनी है, जितना इन्वेस्ट करोगे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए आइए अब आते हैं सेक्शन 54 GB, लास्ट सेक्शन। ये किसको मिलेगा, इंडिविजुअल HUF को। क्या है पर्पस, मैं पहले आपको समझा दूं, ध्यान से समझिए। सरकार ऐसे कह रही है, ओ महलों वालों, जो तुम बड़े बड़े महलों में रहते हो अपने, वो बड़े बड़े जमींदारों, ऐसे करके सरकार आवाज लगा रही है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, कहती है बेचो अपने महल को, जमीन को बड़ी बड़ी, और इससे जो पैसा आएगा उससे कुछ स्टार्टअप करो, कोई नया रोजगार करो, जिससे तुम्हारी भी भाई तरक्की हो, देश की भी तरक्की हो, ठीक है। बड़े बड़े महलों में दिन रात तुम सोए रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, अरे उठो भाई उठो, बेचो ये बड़ी वाली जो जमीन है तुम्हारी, बड़ा वाला महल है, ये सब बेचो, बेच के 2 BHK फ्लैट क्यों नहीं ले लेते हो, और जो भी पैसा बचे उससे तुम क्या करो, उससे नया रोजगार खड़ा करो, ठीक है, एक स्टार्टअप तैयार करो, और हम आपको क्या देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है। आइए देखिए, बेसिकली ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बात है। आप खुद अपना स्टार्टअप लगाइए, या आप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए, 25% से ज्यादा पैसा होना चाहिए, आपका इक्विटी होल्डिंग 25% होनी चाहिए। देखिए क्या है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, बीइंग हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड, हाउस या फिर प्लॉट ऑफ लैंड आपको ट्रांसफर करना है। सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस एंड दिस, सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस बिटवीन दिस एंड दिस। आप कहेंगे कि ये डेट तो सर बीत गई, तो इस समय का ट्रांसफर होना था, तब कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिलनी थी, तो फिर सर अब क्यों पढ़ रहे हैं हम? पढ़ इसलिए रहे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट सरकार करा रही है सबका लॉक इन कराएगी, सब कहेगी इतने समय तक रहना चाहिए, और नहीं तो उसका कंसीक्वेंसेस आपको भुगतना होगा, तो उसके कंसीक्वेंसेस का भी तो टैक्सेशन आपको सीखना है ना। मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट तो एग्जेम्पशन तो ले लिया था वो, लेकिन अब अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया तो उसका कंसीक्वेंसेस क्या होगा, ये तो आज भी एप्लीकेबल है, तो सारे ही सेक्शन में कंसीक्वेंसेस भी हैं, ठीक है। बाकी सारे सेक्शन का आपको एग्जेम्पशन भी अभी मिल रहा है,
और कंसीक्वेंसेस भी का भी टैक्सेशन आपको देखना है। इस वाले सेक्शन का एग्जेम्पशन तो ऑलरेडी हो चुका जो होना था, लेकिन अभी इसका कंसीक्वेंसेस बाकी है, वो अभी भी एप्लीकेबल होगा, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड टू सब्सक्राइबिंग मोर देन 25% इक्विटी शेयर ऑफ स्टार्टअप कंपनी। आपको एक स्टार्टअप कंपनी का 25% ज़्यादा शेयर लेना है। बेसिकली 25% ज़्यादा शेयर एक स्टार्टअप में मोटा मोटी उसी का होता है जो खुद उसमें एक फाउंडर होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार यही बात कह रहा था कि अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस करो, ठीक है। बहरहाल सरकार ऐसा नहीं कह रही है, सरकार कह रही है 25% मोर देन 25% आपके पास इक्विटी शेयर होना चाहिए उस स्टार्टअप का, ठीक है। आप इन्वेस्टर भी हो सकते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली लाइन पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि आपका भाई बहुत मेजर कंट्रोल है वहां पे, यानी आप खुद ही फाउंडर होगे। कहती है द कंपनी इन्वेस्ट द अमाउंट रिसीव्ड इन न्यू एसेट इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओई। जितना पैसा उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने भी रिटर्न जमा करने के पहले पहले उस पैसे को एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब उस पैसे को अगेन फर्दर इन्वेस्ट कर लिया है कंपनी के एसेट्स वगैरह में। तो बेटा हम अगर हम सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं तो हम तो बस पैसा डाल सकते हैं ना, ठीक है। अब उस कंपनी उस पैसे को कहां कैसे डालती है इतना कंट्रोल थोड़ी ना मेरा आएगा, राइट। तो एज एन फाउंडर अगर हम हैं तभी हम ये सारी चीज देख सकते हैं ना। तो सरकार बेसिकली कहना यही चाहती है कि आप अपना स्टार्टअप वगैरह चालू करिए, और 25% होल्डिंग इसलिए कह रही है क्योंकि हर स्टार्टअप में आप देखेंगे 3-4 फाउंडर हैं, ये शार्क टैंक वगैरह देखते हो ना, 3-4 फाउंडर जनरली आते ही हैं। तो एक की इक्विटी 25% से ज़्यादा होने का मतलब ही है कि या 3 फाउंडर होंगे तो 33% इक्विटी भी होगी, तो मतलब मोर देन 25% तो हो ही गया। तो अपने बिजनेस की ही बात कर रहा है वो। बहरहाल हम मना नहीं कर रहे हैं, आप एक इन्वेस्टर हो सकते हो अगर आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगा दिए हो 25% से ज़्यादा, और उस स्टार्टअप ने एसेट में इन्वेस्ट कर दिया रिटर्न जमा करने के पहले पहले, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितना? जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट। और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, तो कैपिटल गेन से ज़्यादा तो एग्जामेशन नहीं मिलेगी ना, ये तो क्लियर सी बात है। तो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड की आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। अब ये स्टार्टअप कौन से हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। ये स्टार्टअप हैं एलिजिबल स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप किसको कहते हैं? एलिजिबल स्टार्टअप उसको कहते हैं जिसको सेक्शन 80 आईएसी में डिडक्शन मिलता है। क्या जितने स्टार्टअप होते हैं उनको डिडक्शन मिलता है? नहीं, ठीक है। जितने स्टार्टअप होते हैं उन सबको डिडक्शन नहीं मिलता। जैसे आज के दिन में हमारे देश में तकरीबन 6.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। अब रजिस्टर्ड स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट पोर्टल एज एन स्टार्टअप, ठीक है। तो 6.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। इसमें से तकरीबन मुझे लगता है इस समय 75,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है। 75,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, मतलब 75,000 के स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया है कि हाँ हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप हमारे देश के स्टार्टअप हैं, ठीक है। आप सचमुच वो स्टार्टअप वाले फीचर को कंप्लाई कर रहे हैं। देखिए स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, जनरली लोग कोई भी नया बिजनेस करते हैं जाके स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो रजिस्टर तो फॉर्म तो सबके लिए ओपन है, कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है, कोई भी धंधा कर रहे हो। लेकिन स्टार्टअप की कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि तोड़ फोड़ कर देगा एकदम से, मतलब ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कुछ स्टार्टअप को। अब उसमें से कुछ स्टार्टअप्स को, इनमें से कुछ को मिलता है सर्टिफिकेट एलिजिबल स्टार्टअप का, मतलब ये मेरे हिसाब से नियरली 1000 के आसपास हैं अप्रॉक्स, में भी ज़्यादा होंगे थोड़ा। तो इतने के पास एलिजिबल स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, और इन्हीं को डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 आईएसी में। ये 80 आईएसी में डिडक्शन क्या होता है, इन्हीं 7 सालों में 3 साल की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, 3 साल तक टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। ये 80 आईएसी, तो उस स्टार्टअप में पैसा लगाना है 80 आईएसी की, जिसमें डिडक्शन मिलती है ना जिस स्टार्टअप को, उसमें। आई बात समझ में? तो कोई भी अरे गैर स्टार्टअप में नहीं कर सकते हो, जो एलिजिबल स्टार्टअप है ये वाला, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना है आपको, इसमें इन्वेस्ट कीजिए तब आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है।
तो देखिए क्या होगा कि तो हम कैसे करेंगे ये काम। अब मैं जब खुद ही अपने स्टार्टअप में, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक स्टार्टअप तैयार किया, ठीक है, उसको पहले तो रिकॉग्निशन मिल गई, बड़ी सुंदर बात, और फिर वो एलिजिबल स्टार्टअप भी बन गया। इसका मतलब ये है सरकार कह रही है तुम्हारे स्टार्टअप में ना ह्यूज पोटेंशियल है। फिर हमसे कह रही है तुम फाउंडर हो ना, कि हाँ। कह रही है तुम्हारे पास पैसा वैसा पड़ा है, हम कहे हाँ पैसा पड़ा है खूब, मेरे पास मकान है। कह रही है बेच बाच के लगाओ ना इसी में, ठीक है। हम एक इन्वेस्टर हैं, हमसे कह रही है अरे यार वो एलिजिबल स्टार्टअप है, देखो ना, एक काम करो उसमें पैसा डालो तो तुम, ठीक है, अपना घर मकान बेच के उसमें पैसा डालो, उसमें तो ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ की, तभी तो एलिजिबल सर्टिफिकेट हम दिए हैं, सरकार कह रही है, ठीक है। तो आप उसमें पैसा डालिए, आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है बात। चलिए, तो ये सारा हम लोग ने सेक्शन कर लिया एग्जाम्पशन वाला। अब उसके कंसीक्वेंसेस वगैरह की बात यहाँ पे नीचे दी गई है। आज की क्लास को लेकिन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे कंसीक्वेंसेस की, कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो तुरंत बेच दिया तो क्या होगा, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा डाला लेकिन फिर निकाल के इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या होगा, कम इन्वेस्ट किया तो क्या होगा। ये सारी बात आपसे अगली क्लास में करेंगे। विल स्टॉप हियर।